बेटा, अगर कुछ पैसे दे देता तो तेरी माँ के लिए मैं दवाइयाँ खरीद कर उसे अस्पताल दे आता। मकान से जो किराया भी आ रहा है तू बस सिर्फ वही दे दे। तुझे अपनी बिजनेस से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बेटे से पैसे मांगते हुए कमलेश्वर जी का गला भीग आया था। 3 महीने पहले राजीव की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी किडनी से पथरी निकालने के लिए उनका ऑपरेशन भी करवाना जरूरी था। जब बात ऑपरेशन के पैसों की आई तब कमलेश्वर जी और केतकी जी के दोनों बेटों ने ही उनसे मुंह फेर लिया। पापा, अभी तो मेरा बिजनेस भी इस कोरोना की वजह से ठप हो गया है, इसलिए मैं मकान से आ रहे किराए को आपसे साझा नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए राजीव ने अपने बाबूजी को पैसे देने से मना कर दिया। पर बेटा, यह मकान बनाने में तो मैंने भी पैसे दिए थे। भले ही यह मकान तुमने अपने नाम से बनवाया है, पर इस मकान के बनाने में मैंने जितने पैसे दिए थे वो कुछ कम नहीं थे। तो क्या यह मेरा हक नहीं बनता कि तू कुछ महीनों का किराया अपने बाबूजी को देकर उनकी सहायता करे? बाबूजी, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। अगर आपको माँ जी का इलाज करवाना है तो आपके बैंक में जो एफडी पड़े हैं उनसे और पेंशन से आप दवाइयाँ खरीद लीजिए। भले ही आपने इस मकान के बनने में पैसे दिए हैं, पर इस घर में तो सिर्फ मेरा ही अधिकार है ना। मैंने क्या आपसे रहने के लिए इस घर में कभी पैसे मांगे हैं? रहने के लिए पैसे की बात सुनते ही कमलेश्वर जी का स्वर तेज हो गया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आज जिस बेटे को उन्होंने पढ़ा लिखा कर अच्छा बिजनेस खड़ा करने में पूरा योगदान किया था, आज वही बेटा इस तरह उनसे बात करेगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, पर वे अपने आप को संयत करते हुए बोले, बेटा, वो एफडी के पैसे मैंने तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए बचा कर रखे हैं। यदि उन्हें अभी खर्च कर दिए तो ऑपरेशन के लिए पैसों का जुगाड़ मैं नहीं कर पाऊंगा। कमलेश्वर जी की बातों में विनय साफ नजर आ रहा था। उन्हें आज ये एहसास हो गया कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किराए के मकान में रहकर अपने बेटे को पढ़ाया था। रिटायरमेंट के बाद जो पैसे उन्हें मिले थे उन्हीं से ही तो उन्होंने केतकी जी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था। पर जब जांच करवाने के बाद किडनी का ऑपरेशन कराना होगा यह बात सामने आई, तब भी उन्होंने अपने बेटों से पैसों के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। रोहित तो विदेश में रहकर ही कभी कभार माँ बाबूजी को फोन कर लेता था। माँ जी के ऑपरेशन के बाद जब रोहित को पता चला था तब उसने भी फोन करना बंद कर दिया, इसी डर से कि कहीं बाबूजी उनसे पैसे ना मांग बैठे। जब राजीव का विवाह हुआ था तब लड़की वालों ने यह शर्त रखी थी कि उन्हें साल भर के अंदर ही अपना मकान बना लेना होगा, तभी वो अपनी बेटी को उनके हाथ में देंगे। राजीव ने तो लोन के लिए कई बैंकों में चक्कर लगाया, पर जब उसे कहीं लोन सैंक्शन नहीं हुआ तब बाबूजी के सामने आकर कहने लगा था, बाबूजी, आपके बैंक में जो रखे गए एफडी हैं उनको तोड़कर क्यों ना आप हमारे घर बनाने में सहायता करें। कमलेश्वर जी तो पहले ही अपने बेटों के पीछे बहुत खर्च कर चुके थे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि अब मकान बनाने के पैसे भी बाबूजी के जेब से जाएं। पर केतकी जी के कहने पर कि अजी, आप बेकार में अपने पैसों को बैंक में रखे हुए हैं, वैसे भी ये पैसे तो अभी किसी काम के नहीं है, आपकी पेंशन से तो घर चल जा रहा है, तो क्यों ना उस पैसे को हम राजीव के मकान बनाने में उसे दे दें। बेटा तो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें पैसे दे देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार बेटे ही अपनी माँ बाबूजी के विपत्ति के समय काम आते हैं। कमलेश्वर जी क्या करते, अपनी पत्नी की बातों को मानते हुए उन्होंने पैसे तो दे दिए थे, पर अब कमलेश्वर जी को समझ में आ रहा था कि इस विपत्ति की घड़ी में उनके बेटों के सामने कमलेश्वर जी का त्याग और परिश्रम किसी भी काम का नहीं रहा। कमलेश्वर जी अब समझ चुके थे कि इस विपत्ति की घड़ी में उनके बेटे और बहू जब उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। कमलेश्वर जी और क्या करते, दवाई का खर्च जो इतना था उन्हें बैंक से एफडी तोड़ना ही पड़ा। अपने पेंशन और एफडी के पैसों से उन्होंने केतकी जी का इलाज जारी रखा। रिटायरमेंट के पहले कमलेश्वर जी एक स्कूल में शिक्षक थे। स्कूलों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी ओर से कई सारी सिफारिशें
मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दी थी। इतना ही नहीं, शाम को वो गरीब बच्चों को एक ब्रिज के नीचे पढ़ाया करते थे। 2 दिन से बाबूजी घर नहीं आए थे। वे अस्पताल में रहकर ही अपनी पत्नी की सेवा में लगे थे। देखो केतकी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि राजीव के पीछे हम बहुत खर्च किए हैं उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, पर राजीव को हमने जैसा सोचा था वो उसका ठीक विपरीत प्रकृति का हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अस्पताल के बेड के सामने बैठकर कमलेश्वर जी अपनी पत्नी के सिर को सहलाते हुए कह रहे थे। इतने में ही उनकी फोन की घंटी बजी। फोन कान में रखते ही उधर से आवाज आई, बधाई हो कमलेश्वर जी, आज के सभी अखबारों में तो सिर्फ आपकी ही तस्वीर भरी पड़ी है। कमलेश्वर जी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। तभी वार्ड बॉय के रखे गए अखबार को उन्होंने उठाया। उनको तो अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें स्कूलों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम और निःशुल्क लगातार 15 साल तक गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उधर जब यह बात राजीव और उसकी पत्नी अनुराधा को पता चली, तब वो लोग तुरंत माँ जी से मिलने के लिए अस्पताल दौड़े। नहीं बेटा, अब तुम्हें हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है, तुमने हमारे लिए बहुत कर लिए, अब रहने भी दो, हम अकेले ही रह लेंगे। बाबूजी ने पहले ही यह सब अस्पताल में मिलने आए राजीव और अनुराधा से कह दिया, क्योंकि अब वो अपने बेटे बहू को कुछ कहने का मौका ही नहीं देना चाहते थे। अस्पताल से वापस लौटकर राजीव अनुराधा से कहने लगा, देखो अनुराधा, बाबूजी अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह गए, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, इसलिए उन्हें इनाम स्वरूप अच्छे पैसे भी दिए जाएंगे। इसलिए मेरी मानो तो कुछ पैसे हम माँ जी के ऑपरेशन के लिए दे देते हैं, ताकि बाबूजी का भरोसा हम जीत सके, और इसके बदले में हम उनसे इनाम से आए रकम को ले लेंगे। ये कहकर कि उन्हीं पैसों से हम माँ जी की देखभाल करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी ओर से भी रुपये पैसों का इंतज़ाम कर देंगे। देखो राजीव, मुझे अपनी किटी पार्टी में आए दिन जाना पड़ता है, मैं तो अपना समय ही नहीं निकाल पाऊंगी, इसलिए हम उनके लिए कोई नौकर रख देंगे। बाबूजी से लिए गए कुछ पैसे नौकर को दे देंगे और वो उनका देखभाल अच्छे से कर देगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जो घर में नौकर है उसे हम निकाल देते हैं, इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तुम जल्द से जल्द माँ जी के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतज़ाम करो, और जब माँ जी ठीक होकर घर चली आएंगी तब हम एक नौकर रख लेंगे, ताकि फिर हमें अलग से कोई नौकर न रखना पड़े, और इस तरह हमारे पैसे भी बच जाएंगे। अनुराधा के इस प्लान को सुनकर राजीव कहने लगा, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं बाबूजी को किसी तरह मना लूँगा, तुम फिक्र मत करो, कहकर राजीव हंसते हुए अपने कमरे में चला गया। ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब कमलेश्वर जी को राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया। बाहर निकलते समय राजीव बाबूजी के सामने आ खड़ा हुआ। बाबूजी, आप हमारे साथ घर चलिए, हम माँ जी का पूरा ध्यान रखेंगे और ऑपरेशन के लिए पैसे भी मैं इंतजाम कर दूंगा। राजीव के मन में क्या है यह समझते बाबूजी को देर नहीं लगी, और वो एक फीकी हंसी हंसकर कहने लगे, अब बस भी कर बेटा, इतनी ठोकर खाने के बाद मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 सूखी रोटी का इंतज़ाम अकेले भी कर सकता हूँ। तू जिसके लिए यहाँ आया है वह तुझे कभी हासिल नहीं हो पाएगा। माँ जी के ऑपरेशन के लिए जो पैसे चाहिए थे वो इस इनाम से पूरे हो गए हैं। सरकार ने मेरे लिए एक 2 मंजिली इमारत की व्यवस्था भी की है। तुझे अब मेरे लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तू जा अपनी पत्नी के साथ जाकर रह। बाबूजी के शब्दों ने जैसे राजीव को एक झटका दिया था। उसने तो ऐसा होगा ये सोचा ही नहीं था, पर बाबूजी का यह निर्णय सराहनीय तो था ही, और राजीव को एक सीख भी देकर गया था। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।